Good morning. This is Dr. Jyoti Acharya, Department of Business Administration. Today we will discuss about acceptance and legal provisions regarding acceptance. आज का हमारा अध्ययन का विषय है स्वीकृति और स्वीकृति से संबंधित वैधानिक नियम या शर्तें। तो शर्तें पढ़े इससे पहले हम परिभाषा पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि स्वीकृति की परिभाषा क्या होती है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2B में जो परिभाषा दी गई वो इस तरह से है। जब वह व्यक्ति जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा गया है उस पर अपनी सहमति प्रदान कर देता है तो प्रस्ताव स्वीकृत समझा जाता है। इस प्रकार स्वीकृति का आशय क्या हुआ? प्रस्तावित कार्य या व्यवहार के लिए अपनी सहमति प्रदान करना। स्वीकृति या सहमति का देखिए क्या महत्व होता है। जब प्रस्ताव के स्वीकृत होने पर ही ठहराव का निर्माण होता है। यह आप अच्छी तरह से अब तक समझ गए होंगे कि जब प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लिया जाता है, प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो ठहराव का निर्माण हो जाता है। लेकिन स्वीकृति के अभाव में प्रस्ताव स्वतः ही समाप्त हो जाता है, वह ठहराव का निर्माण भी नहीं हो सकता है। अनुबंध तो अभी बात की बात है, लेकिन जब स्वीकृति ही नहीं होती है तो ठहराव भी नहीं हो सकता है। तो स्वीकृति के लिए जो वैधानिक शर्तें हैं या नियम होते हैं या शर्तें होती है, वो वैधानिक प्रावधान किस तरह से होते हैं वो हम अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है सामान्य व विशिष्ट प्रस्ताव के संदर्भ में स्वीकृति, एक्सेप्टेंस विद रेफरेंस टू जनरल और स्पेसिफिक प्रपोजल। यदि प्रस्ताव सामान्य है तो कोई भी व्यक्ति जो अनुबंध करने की क्षमता रखता है उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है। इसका हमने कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी वाला जो केस था, मिसेस कर्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के केस भी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। तो अगर वो केस समझना हो आपको तो पिछला लेक्चर, इससे पहले वाला आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तों के अनुरूप हो। स्वीकृति जो होती है, यदि प्रस्तावक की स्वीकृति के लिए शर्त लगा दी हो तो स्वीकृति उन शर्तों के अनुरूप ही देनी होगी। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ प्रपोजल। नेक्स्ट है पूर्ण एवं शर्त रहित, एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। किसी प्रस्ताव की आंशिक स्वीकृति से ठहराव का निर्माण नहीं होता, वरन प्रस्ताव ही निरस्त हो जाता है। यह भी आवश्यक है कि स्वीकृति शर्त रहित हो। यदि स्वीकृति किसी शर्त के अधीन दी गई है तो यह प्रति प्रस्ताव होने के कारण प्रस्तावक के मूल प्रस्ताव को ही निरस्त कर देगी। यानी वो शर्त के अनुरूप होनी चाहिए, स्वीकृति जो होनी चाहिए वो, ये पिछला वाला जो ये पॉइंट था, इसे आप ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है स्वीकृति व्यक्त या गर्भित हो सकती है। स्वीकृति व्यक्त या गर्भित हो सकती है। एक्सेप्टेंस में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। प्रस्ताव की स्वीकृति स्पष्ट रूप से मौखिक या लिखित रूप से व्यक्त की जा सकती है या आचरण व व्यवहार के द्वारा गर्भित रूप से भी दी जा सकती है। नियत या उचित विधि से, बाय प्रेस्क्राइब्ड और प्रॉपर मोड। यदि प्रस्तावक ने स्वीकृति के लिए कोई विशेष विधि निर्धारित की है तो स्वीकृति उसी विधि से दी जानी चाहिए। यदि प्रस्तावक ने स्वीकृति के तरीके को स्पष्ट नहीं किया है तो किसी उचित विधि से स्वीकृति दी जानी चाहिए, जो मामलों की परिस्थितियों, प्रस्ताव की प्रकृति आदि पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है नियत या उचित समय में, विद इन प्रेस्क्राइब्ड और रीजनेबल टाइम। प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए यदि कोई समय सीमा प्रस्तावक ने निर्धारित की है तो स्वीकर्ता द्वारा स्वीकृति उस नियत समय में यानी कि रीजनल टाइम में ही दे दी जानी चाहिए।
रीजनल टाइम के अभाव में स्वीकृति उचित समय के अंदर दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है स्वीकृति का संवहन। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वचन ग्रहीता द्वारा वचनदाता या प्रस्तावक के प्रस्ताव पर, उसके प्रपोजल पर दी गई सहमति का तब तक कोई अर्थ नहीं निकलता है जब तक कि इसका संवहन प्रस्तावक को नहीं हो जाता। यानी कि कम्युनिकेशन जब तक नहीं हो जाता स्वीकृति का, तब तक इस स्वीकृति का कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसका एक टॉपिक है अलग, मैं बाद में इसी लेक्चर में डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्ताव के खंडन या निरस्त होने से पूर्व, बिफोर द रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। अगर एक्सेप्टर के द्वारा प्रपोजल पर एक्सेप्टेंस प्रस्ताव के रिवोकेशन के पहले या उसके निरस्त होने से पहले दी जानी चाहिए, अन्यथा ठहराव का निर्माण नहीं होगा। नेक्स्ट, अस्थायी स्वीकृति जिसका पुष्टिकरण बाकी हो, स्वीकृति नहीं हो सकती है। प्रोविजनल एक्सेप्टेंस सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन इज नॉट एक्सेप्टेंस। स्वीकर्ता के द्वारा की गई ऐसी स्वीकृति जिसका पुष्टिकरण बाद में किया जाना है, स्वीकृति नहीं कहलाती है। केवल मौन रहना स्वीकृति नहीं होती है। मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। स्वीकर्ता के मौन को सामान्यतः प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं माना जा सकता है। यदि एक प्रस्तावक प्रस्ताव के संदर्भ में कोई उत्तर नहीं देता है तो इसे प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं मानी जा सकती है। मान लीजिए ए बी से कहता है कि यदि तुम मना नहीं करोगी तो मैं मान लूंगी कि तुम मेरा काम करने को सहमत हो। यहाँ बी के मौन रहने पर भी सहमति नहीं माना जाएगा। अस्वीकृत प्रस्तावों की स्वीकृति उनके नवीनीकरण के बाद ही दी जा सकती है। रिजेक्टेड प्रपोजल्स कैन बी एक्सेप्टेड ओनली व्हेन रिन्यूड। प्रस्ताव एक बार अस्वीकार कर दिए जाने पर उसे समाप्त माना जाता है और प्रस्तावक द्वारा पुनः प्रस्तुत किया जाने पर उसे स्वीकृत किया जा सकता है। अब देखिए स्वीकृति का संवहन कैसे किया जाता है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस होता क्या है, अभी हमने अभी पॉइंट में आया था हमारे वैधानिक आवश्यकताओं में। तो ये संवहन कैसे होता है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है। इसका तात्पर्य स्वीकर्ता द्वारा प्रस्ताव के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति को प्रेषित करने से है। ठीक है। और भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 4 के अनुसार प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन उस समय पूरा माना जाता है जब एक्सेप्टेंस को प्रेषण की प्रक्रिया में रख दिया जाता है, जिसे वापस लेना स्वीकर्ता की शक्ति के बाहर हो। स्वीकृति का संवहन स्वीकर्ता के विरुद्ध उस समय पूर्ण माना जाता है जबकि स्वीकृति का ज्ञान प्रस्तावक को हो जाए। ये एक वाद में भी इस तरह का डिसीजन दिया गया है। नेक्स्ट है स्वीकृति का खंडन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है स्वीकृति के संबंध में विशेष शर्तें। पहली शर्त क्या हो सकती है, स्वीकृति टेलीफोन द्वारा किए गए अनुबंध। यदि टेलीफोन की खराबी के कारण स्वीकृति के शब्द स्पष्ट सुनाई नहीं दे तो स्वीकृति क्या मानी जाएगी, अपूर्ण मानी जाएगी। अन्यथा अगर सुनाई दे रहा है स्पष्ट रूप से तो अनुबंध उसी तरह से माना जाएगा जैसे आमने सामने अनुबंध किया गया हो। कभी कभी डाक द्वारा स्वीकृति भी की जाती है, तो डाक द्वारा भी स्वीकृति डाक में डालते ही स्वीकर्ता की ओर से प्रस्तावक को स्वीकृति का संवहन मान लिया जाता है।
इस संबंध में यह माना जाता है कि डाकघर प्रस्तावक के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। स्वीकृति पत्र का देर से पहुंचना, लेकिन जब कभी कभी स्वीकृति का जो लेटर है वो देर से पहुंचता है, लेकिन जब स्वीकर्ता स्वीकृति पत्र को ठीक ठीक पते पर डाक में डाल देता है तो स्वीकृति का संवहन पूरा हो जाता है, पत्र चाहे कितनी ही देर से पहुंचे। टेलेक्स पर स्वीकृति प्रस्तावक के टेलेक्स पर जिस समय स्वीकर्ता की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है उसी स्वीकृति का संवहन पूरा हुआ मान लिया जाता है। अनुबंध का स्थान क्या रहेगा? पक्षकारों में कोई विवाद उत्पन्न होने पर अनुबंध का स्थान न्यायालय के क्षेत्र में होगा, उसका उस न्यायालय में ही मुकदमा दायर होगा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, स्वीकृति का खंडन क्या होता है? रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कभी कभी स्वीकृति का भी खंडन जो स्वीकर्ता है वो करना चाहता है, तो अधिनियम की धारा 5 के अनुसार स्वीकृति का खंडन स्वीकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा होने से पहले किसी भी समय किया जा सकता है, किंतु बाद में नहीं। इस प्रकार स्वीकृति का खंडन रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस प्रस्तावक को उसी यानी कि अर्थात स्वीकृति की जानकारी होने से पूर्व किसी भी समय किया जा सकता है। नेक्स्ट है खंडन का संवहन क्या होता है? खंडन का संवहन देखिए दो के प्रति होता है, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, खंडन करने वाले के प्रति और खंडन की सूचना पाने वाले के प्रति। देखिए खंडन करने वाले के प्रति खंडन का संवहन खंडनकर्ता के प्रति उस समय पूरा माना जाता है जब खंडन का संदेश यानी कि रिवोकेशन का मैसेज उस व्यक्ति को भेज दिया जाता है और रिवोकेशन का संदेश वापस लेना खंडनकर्ता की शक्ति के बाहर हो जाए। और नेक्स्ट खंडन की सूचना पाने वाले के प्रति कब माना जाता है कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन? जिस व्यक्ति को खंडन की सूचना भेजी जाती है उस व्यक्ति के लिए खंडन का संवहन उस समय पूर्ण हो जाता है जब इसकी सूचना उसे मिल जाए। तो जब मैसेज की सूचना उसे मिल जाए तो खंडन की सूचना पाने वाले के प्रति खंडन पूरा माना जाता है। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।